हाय एवरीवन, तो जे एडवांस के लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज की सीरीज में आज अपन करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। याद रहे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं, काफी सारे कंपाउंड्स हैं। तो अगर आप उनको ठीक से करते हैं तभी इसके एडवांस के क्वेश्चन लग पाएंगे। एटलीस्ट एनसीईआरटी तो हमें बहुत ज्यादा अच्छे से करनी है, बट कहीं ना कहीं एडवांस के क्वेश्चन थोड़ी सी और डिटेलिंग भी मांग लेते हैं। चलिए देखते हैं। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि अगर तुमने J1 एप्लीकेशन अपने मोबाइल में नहीं डाउनलोड करी तो जल्दी से कर लो, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे फ्री रिसोर्सेज भी हैं जो तुम्हारी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जेईई एडवांस 2020 का ये क्वेश्चन जो कि पी ब्लॉक का है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। देखिए, आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला है SnCl2.2H2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एनसीईआरटी में ये चीज साफ साफ लिखी है, मैं भी स्निप भी लाई हूं, मैं आपको दिखा दूंगी कि Sn जो होता है अपने 2+ स्टेट में एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि Sn एक अपने 2+ स्टेट में है तो ये क्या हो जाएगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर आता है SnO2 रिएक्ट्स विद KOH टू फॉर्म K2SnOH6। ये स्टेटमेंट भी सही है, जिसका कारण है कि ये जो होता है SnO2 ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अगर आप मुझसे लॉन्ग बैचेस में पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा, सुनो जनाबे अली ने पंजाबी सॉन्ग बेकार गाया, ये ट्रिक मैं बताती हूँ। तो इसमें जो SnO2 होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है और इसीलिए बेस से रिएक्ट करके ये वाला कंपाउंड बनाते हैं, तो ये भी ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ PbCl4 इन HCl कंटेन्स Pb2+ एंड Cl- आयन नहीं। अगर हम PbCl4 के सॉल्यूशन को HCl में डालेंगे तो उससे PbCl4 2- बनेगा और लेड आयन और क्लोराइड आयन नहीं बनेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। द रिएक्शन ऑफ Pb3O4 विद हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव PbO2 इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन को लेटस से करके देखते हैं कि वैसे तो Pb3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है जो कि PbO का होता है और PbO2 का होता है ना, जिसमें लेड अपने +2 में होता है और यहाँ अपने +4 में है। जब इसका HNO3 के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो एक तो इसका PbO2 बनता ही है, ठीक है, PbO2 इसका बनता ही है, साथ ही साथ जो है वो इसका क्या बनता है, लेड का नाइट्रेट बनता है, क्योंकि Pb3O4 का HNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो लेड का नाइट्रेट बनता है NO3 का होल ट्वाइस। अब अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस देखें तो यहाँ +2 है, यहाँ +4 है, ठीक है, रिएक्टेंट में इधर क्या है, इधर +2 है और इधर क्या है, +4 है, तो ये कहाँ रिडॉक्स हुई, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुई, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुई। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा A एंड B। A B वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, बट अगले सवाल पे जाने से पहले एक चीज मैं यहाँ हाईलाइट करवाना चाहूंगी कि टिन अपने +2 स्टेट में एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एनसीईआरटी में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहीं से ये रेफरेंस आया था कि दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो एनसीईआरटी के अंदर से ही सवाल बनते हैं, बस ठीक से पढ़नी होती है हमको। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए, तो जेईई एडवांस 2020 का ये क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू हाइपोक्लोराइट, क्लोरेट एंड परक्लोरेट आयंस, हमें ये स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन से तो सही है और कौन से सही नहीं है। तो हाइपोक्लोराइट किसका कॉन्जुगेट बेस होता है, देखिए ClOH। यहां मैं स्ट्रक्चर बना रही हूं क्लोरेट, इसके बाद है अपना परक्लोरेट। पहले मैं ये जैसे क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड उनके स्ट्रक्चर्स बना रही हूं। अब इनके हम कॉन्जुगेट बेस बनाने वाले हैं। कॉन्जुगेट बेस एक बार ही हम बना देंगे तो उसके बाद ये जो कंपैरिजंस हैं या जो ऑप्शन सिलेक्शन है वो और इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन इसका रिमूव हो जाएगा तो ये बन जाएगा ClO-। लोन पेयर्स एज इट इज रहेंगे। अभी के लिए मैं लोन पेयर्स नहीं बना रही हूँ क्योंकि यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा एंड डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे लोन पेयर बना देते हैं क्योंकि शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसकी जो शेप होती है, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इधर हम बनाएंगे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O, इस तरीके से बनाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। इधर हम करते हैं इस वाले हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, तो ये Cl और यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O
और O माइनस, है ना। ये हमारे बन गए कौन कौन से, हाइपोक्लोराइट आयन, क्लोरेट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन, क्लोरेट आयन और उसके अलावा परक्लोरेट। अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे और पढ़ करके हम सही ऑप्शंस का चुनाव करेंगे। तो पहला है हाइपोक्लोराइट आयन स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस है। इसको जज करने के लिए कि ये सही है या नहीं, आप देखिए जो आपका ये वाला एसिड है वो इन सब में से सबसे वीक एसिड है, क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है। ठीक है, इधर देखे तो +7 में है, इधर देखे तो +5 में, इधर देखे तो +1 में। तो क्योंकि यहाँ सेंट्रल एटम क्लोरीन सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट में, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये सबसे वीक एसिड हो जाएगा और इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो वीकर एसिड्स होते हैं उनके कॉन्जुगेट बेसेस कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्गर। तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर शेप सिर्फ क्लोरेट आयन की इन्फ्लुएंस्ड होती है लोन पेयर से और किसी की नहीं। तो इधर तो वैसे भी मॉलिक्यूलर शेप लोन पेयर इन्फ्लुएंस नहीं है, उसका रीजन है कि डायटोमिक है और डायटोमिक तो लीनियर ही होते हैं, उनमें लोन पेयर्स जो है वो शेप डिटरमाइन थोड़ी करेंगे। लोन पेयर कहीं भी होंगे, डायटोमिक में तो शेप वही रहेगी जो है। यहाँ पे डेफिनेटली लोन पेयर का रोल है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा था जब मैं शेप बना रही थी तो लोन पेयर बनाते हुए मैंने रियलाइज किया कि यार ये तो पिरामिडल हो जाएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर अगर एक लोन पेयर होता है तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम्स पिरामिडल। तो डेफिनेटली लोन पेयर का रोल यहाँ पे दिख रहा है। इधर भी लोन पेयर का रोल नहीं दिखेगा, क्योंकि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है ही नहीं। तो किस में दिख रहा है, सिर्फ क्लोरेट में। और ये भी यही कह रहा है कि मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट इज इन्फ्लुएंस, तो ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। Hypochlorite and chlorate ions disproportionate to give rise to identical set of ions. Hypochlorite ion और chlorate ion जब disproportionate होते हैं तो इधर डेफिनेटली ऑप्शन सी को जज करने के लिए, ऑप्शन सी को जज करने के लिए हमें इनका डिस्प्रपोर्शनेशन कराना पड़ेगा। तो ClO माइनस का जब हम डिस्प्रपोर्शनेशन करवाते हैं, ठीक है, और उसके अलावा किसका करवा रहे हैं हम, क्लोरेट आयन का करवा रहे हैं, यानी कि ClO3 माइनस का करवा रहे हैं। तो ClO माइनस डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो ClO3 माइनस बनाता है और Cl माइनस बनाता है, और ClO3 माइनस जब डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो ClO4 माइनस बनाता है और Cl माइनस बनाता है। तो एकदम हूबहू आइडेंटिकल सेट ऑफ आयंस यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। और एक और चीज, काइनेटिकली ये रिएक्शन जो है वो स्लो भी है, तो ये जो पॉइंट है इसको सही नहीं माना जाएगा। द हाइपोक्लोराइट आयन ऑक्सीडाइजेस द सल्फाइट आयन। तो ऑप्शन नंबर डी को जज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाइपोक्लोराइट आयन का सल्फाइट आयन के साथ रिएक्शन देखना पड़ेगा कि भाई इससे क्या बनता है। तो जब हाइपोक्लोराइट आयन सल्फाइट आयन के साथ रिएक्शन शो करता है तो सल्फेट आयन बन जाता है, जो सल्फर है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और यहाँ Cl माइनस बन जाता है ना। तो सल्फेट आयन बन गया और Cl माइनस बन गया। तो हाइपोक्लोराइट आयन ऑक्सीडाइजेस, यहाँ पे सल्फर अपने कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 में, यहाँ पे किस में, +6 में है, तो ऑक्सीडाइज तो कर दिया। इसका मतलब आपका डी स्टेटमेंट जो है वो भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का A, B एंड D। हाँ, उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये मैंने हाइपोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये एक्चुअली स्निप लगाने का कारण है आपको इस बात के लिए थोड़ा सा राजी करना, आपको एग्री करवाना कि हाँ यार चीजें एनसीईआरटी में से आती हैं। जैसे हाइपोक्लोरस का जो कॉन्जुगेट बेस था वो हाइपोक्लोरेट था, क्लोरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्लोरेट आयन था, और पर क्लोरिक एसिड का जो था वो पर क्लोरेट आयन था। बट इसके स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में गिवन है, वंस यू नो द स्ट्रक्चर्स तो आपको सिर्फ कॉन्जुगेट बेसिस बनाने एंड देन ऑल अदर थिंग्स आर क्वाइट इजी। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जेईई एडवांस 2021 का ये क्वेश्चन पी ब्लॉक का, द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अब ये जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं फास्फोरस का, उसके बारे में दिया हुआ है कि अपॉन हीटिंग, हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को जज करेंगे। अपॉन हीटिंग H3PO3 की जब हीटिंग करते हैं तो डिस्प्रपोर्शनेट होता है PH3 में और H3PO4 में। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक रिएक्शन है जो आपको याद है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। While H3PO3 can act as a reducing agent, H3PO4 cannot. Why? Because oxidation state is +5 है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ठीक है, 8 इसकी वजह से 3 4 5 6 7 8 हाईएस्ट है। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो इसीलिए जबकि ये ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसके अंदर तो आपकी वो है ना
+3, तो +3 जो है वो दोनों दिशाओं में जा सकता है, फर्दर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों शो करता है। इसका मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कर सकता है क्योंकि +5 में जाने के काबिल है। ये हाईएस्ट है तो और कितना आगे जाएगा, फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। H3PO3 एक मोनोबेसिक एसिड है, ऑप्शन नंबर सी को मैं जज कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये मैंने बना दिया H3PO3 का स्ट्रक्चर। कह रहा है ये एक मोनोबेसिक एसिड है, जबकि हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 2 आयोनाइजेबल प्रोटॉन्स हैं, 2 आयोनाइजेबल प्रोटॉन्स, 2 आयोनाइजेबल प्रोटॉन्स। अब 2 आयोनाइजेबल प्रोटॉन्स है तो डायबेसिक हुआ ना, मोनोबेसिक थोड़ी हुआ, डायबेसिक हुआ। तो अगर ये डायबेसिक है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। द हाइड्रोजन एटम ऑफ पीएच बॉन्ड इन H3PO3 इज नॉट आयोनाइजेबल इन वाटर। अगर मैं H3PO3 का ये वाला पीएच बॉन्ड देखूंगी तो ये पानी में नहीं टूटता है, इसकी वजह से किसी भी ऑक्सी एसिड में रिड्यूसिंग नेचर आता है। आयोनाइजेबल होते हैं जो ऑक्सीजन से अटैच्ड होते हैं, जो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं वो कभी भी आयोनाइजेबल नहीं होते। यदि ये आयोनाइजेबल होता तो ये ट्राइबेसिक एसिड हो जाता, जबकि एक डायबेसिक एसिड है। तो बहुत ईजी चीज है कि ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन ही निकल सकते हैं और वही एसिडिटी के लिए रोल प्ले करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो डायरेक्टली अटैच होते हैं वो रिड्यूसिंग बिहेवियर के लिए होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ए, बी एंड डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओजोनलिसिस ऑफ ClO2, ClO2 का जब हम Cl2 लिख दिया, ClO2 का जब हम ओजोनलिसिस करते हैं तो उससे कुछ बनता है ना। कह रहे हैं कि ओजोनलिसिस ClO2 प्रोड्यूसेस ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, तो ये बनता है Cl2O6, ठीक है, साथ में O2 निकल जाती है। तो दिस इज द रिएक्शन। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन दिस ऑक्साइड इज, इस वाले ऑक्साइड में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? ऑक्सीजन की वजह से 12 हो जाएगा, 12 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 क्लोरीन आयंस, सो इट विल बी +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो 6 आएगा। 6 विल बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एडवांस 2022 का जरा ये सवाल देखेंगे। द रिएक्शन ऑफ ज़ीनन विद O2F2 gives a xenon compound। अब ये रिएक्शन अपने को अगर याद है तो ये बनाता है HCF4, HCF4 बनाता है, ठीक है। और यही क्या है? ये P है। यही क्या चीज है? ये P है। कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ P। अगर मैं 1 मोल ऑफ P का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूंगी, ठीक है, 1 मोल ऑफ P का, P कौन है? HCF4 है, इसका मैंने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है। तो मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी का स्लिप लगा दिया जस्ट टू शो यू कि रिएक्शंस एनसीईआरटी में से ही आती हैं, बस सारी रिएक्शंस लर्न करनी होती हैं। तो यहाँ HCF4 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दे रखा है, आप देख सकते हैं। रिएक्शन बैलेंस तो हम भी कर सकते हैं, बट HCF4 का जब आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाते हो पानी के जरिए तो एक तो ज़ीनन बन जाता है, और ज़ीनन के फ्लोराइड्स के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से XeO3 बनता है, XeO3 बनता है। उसके अलावा आपके HF बनते हैं और उसके अलावा आपका O2 बनता है। अब बैलेंसिंग तो खैर आप भी कर सकते हो, ठीक है, ज़ीनन वगैरह को बैलेंस करो। बैलेंसिंग में एक एफर्ट लगता है कि आपको एटम्स वगैरह नाप तोल के वो करने पड़ते हैं। तो मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी का यहाँ लाई हूँ। ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12H2 है तो ये 24 HF हो जाएगा। और क्योंकि आपने ज़ीनन के 2 टुकड़े किए हैं तो वो 2 टुकड़े में से 4 तो ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन 6 कवर हो चुकी है, बच्ची कितनी है? 6 है, तो 3O2 हो जाएगा। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के लिए वो बहुत सिंपल सा एक सवाल आपसे पूछ रहा है, और उसका सवाल है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ P। अब ये आपका P है, इसके 6 मोल से HF बनते हैं 24, तो 1 मोल से कितने बनेंगे? 6 से 24 बनते हैं, तो 1 से 4 बनेंगे। तो करेक्ट आंसर बहुत इजी है ना। देखो 6 मोल्स ऑफ HCF4 प्रोड्यूसेस 24 मोल्स ऑफ HF। 6 moles of HCF4 produces 24 moles of HF. So 1 mole will produce 4 moles of HF. तो आंसर हो जाएगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड विच रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव बोरॉन नाइट्राइड। तो बेसिकली हमको क्या करवाना है, इन सारे कंपाउंड्स का अमोनिया के साथ में हमें रिएक्शन करके देखना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट कि यार किन से BN बनता है, ठीक है। तो अगर हम इसका अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे, इसका अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे, इसका अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे, एंड देन इसका भी हम अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। अब क्या बनेगा? इधर बनेगा BN, बोरॉन नाइट्राइड। बट चलो एक बार पहले प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इससे बनेगा B3N3H6,
लेकिन अगर उसको टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे हम तो अगेन BnX बन जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बनेगा, इधर Bn बनेगा, और इधर क्या बनेगा, इधर NH4BF4। अब क्या क्या ऑप्शंस इस वाले सवाल के सही जवाब हो सकते हैं, देखो यहाँ ये एलिमेंट है लेकिन इसने कंपाउंड बोला था, एक छोटा सा ट्रैप हो गया यहाँ पे कि भाई इसने बोला था कंपाउंड जबकि ये क्या है, ये एलिमेंट है। एक सेकेंड, हाँ तो इसने बोला था कंपाउंड जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ एलिमेंट, तो ये आंसर नहीं है। ये आपका अमोनिया के साथ इनऑर्गेनिक बेंजीन बना रहा है, फिर फाइनली वो बोरॉन नाइट्रेट बना सकता है, तो ये आपका आंसर डेफिनेटली जो है वो हो सकता है, ठीक है। और इधर ये भी आपका आंसर है, अगेन HBF और ये आपका बोरॉन नाइट्रेट नहीं बना रहा है, तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी B एंड C ऑप्शन। B एंड C ऑप्शन जो है वो इस सवाल के करेक्ट जवाब होंगे। The reaction of HClO3 with HCl gives a paramagnetic gas which upon reaction with O3 produces। अगर HClO3 का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, HCl से करवा रहे हैं, ठीक है, तो इससे बनता है आपका ClO2 मिलता है, ClO2। और ClO2 का रिएक्शन जब हम किससे करवाते हैं, ये आपको मैंने कई बार ये बता रखा है, नोन, NO2, क्लो2, ये सारी चीजें मैंने आपको कई बार बता रखी हैं। तो ClO2 का जब रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, विच अपॉन O3 के साथ करवाते हैं, तो ये बन जाता है Cl2O6, ठीक है। Cl2O6 इसमें हमको मिल जाता है, और वो हमसे यही पूछ रहा है कि O3 के साथ, और O2 हमारा रिलीज हो जाता है, वो हमसे यही पूछ रहा है कि भाई अगर HClO3 का रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं तो एक गैस मिलती है जो कि कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। NO2 क्लो2 का एग्जांपल आपको याद होंगे, ये मैंने कई बार आपको क्लास में करवा रखे हैं, NO2 क्लो2। तो ये पैरामैग्नेटिक गैस है, ये पैरामैग्नेटिक गैस का आप ओजोनलिसिस करवाओगे, मतलब कि ओजोन के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे, तो ये मिलता है Cl2O6 तो हमारा आंसर हो जाएगा C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिएक्शन लेड नाइट्रेट एंड NaCl, द रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड NaCl इन वाटर प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट दैट डिसॉल्व्स अपॉन द एडिशन ऑफ HCl ऑन एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले तो ये देखें कि लेड नाइट्रेट जो है वो NaCl के साथ क्या बनाता है। अगर हम लेड नाइट्रेट का रिएक्शन NaCl के साथ पानी में करवाते हैं तो इससे बनता क्या है, इससे आपका बनता है PbCl2, और PbCl2 को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ये आपका बना रहा है अपॉन द एडिशन ऑफ HCl। तो जब आप इसको एक्सेस HCl के साथ ट्रीट करवाते हो, एक्सेस HCl के साथ करवाते हो, तो PbCl4 माइनस इसमें बन जाता है, तो आंसर तो इसका C हो जाएगा। और तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, वो देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट का जब हम NaCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं लेड नाइट्रेट का, तो हमारे पास में मिल जाता है PbCl2, साथ में सोडियम का नाइट्रेट भी मिल जाएगा विच इज अ बाय प्रोडक्ट, है ना। तो द रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट विद NaCl इन वाटर प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट दैट डिसॉल्व्स अपॉन द एडिशन ऑफ HCl in appropriate concentration. Dissolution of the PPT is due to the formation of, ये PPT बन गया, excess HCl में डाला तो PbCl4 माइनस बन जाता है, C is the appropriate answer। अगले सवाल में चलते हैं। डिसॉल्विंग 1.24 ग्राम ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस होता है P4, ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस इन बॉइलिंग NaOH, इसको जब आप NaOH के साथ में ट्रीट करते हो तो आपका जो बनता है, एक तो PH3 बनता है, बड़ी कॉमन रिएक्शन है, और एक बनता है NaH2PO2, ठीक है। कह रहा है कि डिसॉल्विंग 1.24, अब 1.24 इसका गिवन मास है और मोलर मास 124 होता है, इसका मतलब 0.01 मोल ले रहे हैं। ये रिएक्शन पी ब्लॉक की है और इसको इंटीग्रेट किससे किया गया, मोल कॉन्सेप्ट से, क्योंकि बेसिकली स्टोइकियोमेट्री वाला क्वेश्चन है। तो डिसॉल्विंग 1.24 ग्राम ऑफ P4 in boiling NaOH in an inert atmosphere gives a gas Q, ये रही गैस Q, ये रही गैस Q, है ना। अब द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंज्यूम द गैस Q इज, खास बात है कि इसका जो PH3 का रिएक्शन है वो कॉपर सल्फेट के साथ होगा वापस, PH3 का जो रिएक्शन है वो कॉपर सल्फेट के साथ होगा, ठीक है। और कॉपर से एक सल्फेट का CU3P2 इसका जो है वो मेन प्रोडक्ट बनता है। CU3P2 इसमें मतलब इसमें एक चीज और है, इसके अंदर पूरी जो रिएक्शन है वो बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो CU3P2 बनता है और H2SO4 बन जाएगा, H2SO4। नाउ लेट अस बैलेंस द रिएक्शन, P4 है और PH3 बन रहा है, तो अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
इसमें भी फॉस्फोरस है ना, तो 3PH3, ठीक है, और NaH2PO2 भी है। तो अगर अपन इधर 3 रखें और उधर 1 रखें, लेकिन यहाँ पे 4 फॉस्फोरस आ गया, बट देन रेस्ट ऑफ द स्पीशीज विल नॉट बी बैलेंस्ड, तो लेट अस जस्ट बैलेंस इट। इसमें अगर अपन 3 ये ले लें तो अपना 3 Na हो जाएगा, तो इधर भी 3 कर सकते हैं, 3 Na। अब H2, तो एक हाइड्रोजन इधर कम है, ये हाइड्रोजन हो जाएंगे इधर। तो थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा है कि बैलेंसिंग में और कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे। इसमें एक सेकेंड, इसने पानी में भी किया है क्या? डिसॉल्विंग व्हाइट फॉस्फोरस बॉइलिंग, पानी भी है इसमें, पानी भी है। और फिर पानी को भी एडजस्ट करेंगे, H2PO2, तो यहाँ 3 कर देते हैं। अब 3 मोल्स ऑफ NaOH हो गए, 3 मोल्स ऑफ वाटर हो गए। आई थिंक इट्स बैलेंस्ड, ये बैलेंस हो चुकी है, ठीक है, हाँ ये बैलेंस हो चुकी है। ये PH3 एक ले लेते हैं, अब ठीक है, नाउ इट इज ओके। तो P4 + 3 NaOH + 3 वाटर बना रहा है PH3 + 3 NaH2PO2। एक बार फिर से मैं चेक कर लूँ, कहीं जरा सी भी गलती हुई तो स्टोइकियोमेट्री का सवाल है, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 फॉस्फोरस बिल्कुल ठीक है, 4 फॉस्फोरस, 3 सोडियम है, 3 सोडियम है, 3 4 6 7 8 9 हाइड्रोजन है, और इधर 3 और उधर 6 9 हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमको साफ साफ। और उसके अलावा ऑक्सीजन कितने हैं? 3 और 3 6, ऑक्सीजन कितने हैं? 6, बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड है। तो ये हमने बैलेंस कर दिया। अब इस बैलेंसिंग में हमें ये दिख रहा है कि अगर हमने P4 0.01 मोल लिया है, तो हमारा जो ये PH3 है ये भी 0.01 मोल ही बनेगा एज पर द स्टोइकियोमेट्री। अगर ये 0.01 मोल लिया है तो ये भी 0.01 मोल ही बनेगा, ठीक है। अब इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ CO3P2 है तो ये 2PH3 आ जाएगा, और यहाँ 3 कॉपर सल्फेट आ जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है, अब पढ़ते हैं इसको, क्योंकि अब अपन बैलेंसिंग कर चुके हैं, तो नाउ वी कैन हैव अ लुक एट द रिएक्शन। डिसॉल्विंग 1.24 ग्राम ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस इन बॉइलिंग NaOH इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिव्स अ गैस Q, ठीक है। अब गैस Q क्या क्या अमाउंट ले कि द अमाउंट ऑफ नहीं CuSO4 का क्या अमाउंट ले कि कंप्लीटली कंज्यूम द गैस Q। तो गैस Q बनी कितनी? 0.01 मोल बनी है, ठीक है। अब वैसे देखा जाए ना, तो 2 मोल्स PH3 को कंप्लीटली कंज्यूम करने के लिए 2 मोल्स PH3 को कंप्लीटली कंज्यूम करने के लिए 3 मोल्स कॉपर सल्फेट लगते हैं। तो 1 मोल PH3 को कंप्लीटली कंज्यूम करने के लिए 3/2 लगेंगे, ठीक है। और 0.01 मोल को कंप्लीटली कंज्यूम करने के लिए 3/2 इंटू 0.01 लगेंगे। ये तो मोल हो गए। इम्प्लाइज, आपको तो बताना है, मोल थोड़ी बताने हैं, आपको तो अमाउंट बताना है, दैट टू इन ग्राम्स। तो 3/2 इंटू 0.01 इंटू कॉपर, इन सबके मासेस दे रखे हैं। तो जब आप इनके मासेस को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसका मोलर मास कॉपर सल्फेट का 159 होता है। इसको आपने कैलकुलेट कर लेना, इसको मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। इससे आपका जो रिजल्ट निकल करके आएगा ये आ जाएगा 2.385 grams. So this is your final answer, 2.38. 2.38 is your final answer to this question. आगे चलते हैं। JEE Advanced 2023 का क्वेश्चन ये वाला लेते हैं। मैच द रिएक्शंस इन द गिवन स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट्स इन लिस्ट 1 विद वन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स गिवन इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बेसिकली ये रिएक्शंस कंप्लीट करानी है, तो इससे तो बनता है H3PO3। अब इसके लिए आपको ना रिएक्शंस लर्न होनी चाहिए, ठीक है। मतलब रिएक्शंस लर्न करे बिना काम नहीं चलेगा। तो H3PO3 बन जाएगा, इससे NaH2PO2 बन जाएगा, NaH2PO2 बन जाएगा, वो वही वाला जिसमें अपने जो एक रिएक्शन करी थी अभी, ये वाली PH3 और NaH2PO2, PH3 और NaH2PO2 बन जाएगा। ये ऑर्गेनिक का रिएक्शन है जो PCl5 के साथ करवाते हैं, तो CH3COCl बन जाता है, प्लस POCl3 बन जाता है, प्लस HCl बन जाता है। इसके अंदर सिल्वर हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। और सिल्वर हमारा अलग हो करके हमारे पास यहाँ पे HNO3 आ जाएगा, HNO3 आ जाएगा, ठीक है। और HNO3 के साथ में हमारा एक और प्रोडक्ट बन सकता है, सिल्वर अलग हो गया, HNO3 अलग हो गया, और इसके अलावा हमारा एक और प्रोडक्ट बन सकता है जो कि है H3PO2 है, तो इससे बन जाएगा H3PO4। अब कुछ नहीं, अब हमको मैच कराना, चलिए मैच कराते हैं। H3PO3 तो इसका आ रहा है, P का आ रहा है 2, Q का आ रहा है, NaH2PO2 बन रहा है, एंड PH3 बन रहा है, तो 3,
CH3COCl और POCl3 और ये बन रहा है अपना H2O, और Ag वाले से क्या बन रहा है, AgHNO3 H3PO4, तो ये 5 आ रहा है अपना S का आ रहा है 5, ठीक है, S का 5 आ रहा है, और R का आना चाहिए, इसमें 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, तो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा हुआ, H3PO4 नहीं, POCl3, 4 हो जाएगा। अब ये कौन सा ऑप्शन है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, D is the most suitable option for this particular question. The compound having peroxide linkage, JEE Advanced 2024 में the compound having peroxide linkages, इनके लिए इनके स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए जो कि NCERT में ऑलरेडी दिए हुए हैं, OH, O, H2S2O7 कॉमनली नोन एज ओलियम, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, पेरोक्साइड लिंकेज इसमें नहीं है, ठीक है। H2S2O8, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH, O, O, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH, मार्शल एसिड के नाम से जाना जाता है, और इसके अंदर ये रही आपकी पेरोक्साइड लिंकेज, तो ये तो आपका आंसर है ही। फिर उसके बाद H2S2O5, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH, S डबल बॉन्ड O, OH, इसमें भी पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, ठीक है। 2 सल्फर हैं, 1 2 3 4 5 और 2 हाइड्रोजन है, बिल्कुल ठीक। और फिर आपका बन रहा है H2SO, इसको बोला जाता है कैरो एसिड कॉमनली, वैसे परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसको बोला जाता है, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोला जाता है, इसको परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH, O, OH, इसके अंदर भी हमें देखने को मिल रही है परऑक्सी लिंकेज, तो ये भी है, तो BD इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे प्रोसीड करते हैं JEE Advanced 2024। JEE Advanced 2024 में एट रूम टेम्परेचर डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इन सीटू जनरेटेड नाइट्रस एसिड HNO2 का जब हम डिसप्रपोर्शनेशन करेंगे तो जो स्पीशीज बनती हैं वो बनती है NO3 माइनस, NO बनता है और पानी बनता है, लेकिन पानी एसिडिक मीडियम के अंदर H3O+ बना सकता है, तो ये जो प्रोडक्ट्स मैच हो रहे हैं वो इससे मैच हो रहे हैं, तो A इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। रिएक्शंस याद होनी चाहिए, सवाल हो जाते हैं। JEE Advanced 2024 का ये सवाल, the species formed on fluorination of phosphorus pentachloride in polar organic solvent, जब हम पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का फ्लोरिनेशन करवाते हैं तो हमारे जो स्पीशीज बनती हैं वो आयोनिक आइसोमर्स बनती हैं। तो ये बिल्कुल वैसा है, उस टाइप का क्वेश्चन है कि PCl5 का जब आप फ्लोरिनेशन करवाओगे तो PCl4+ आयोनिक आइसोमर्स बनते हैं, PCl4F2-, एक तो ये बनते हैं, ठीक है, दूसरा PCl4+ एंड PF6-, ये आयोनिक आइसोमर्स जो हैं वो बनते हैं जिसमें ये कलरलेस होते हैं, ये अपने वाइट कलर के होते हैं। तो ये भी चीज फैक्चुअल चीज है कि आपको रिएक्शंस वगैरह याद होंगी तो आप इजीली इस तरीके के सवालों को कर सकते हैं। विद दैट मैं आपको ये बताना चाहूंगी, यूनिवर्सल पास इज नाउ अवेलेबल ऑन JEE एप्लीकेशन, जहाँ पे आपका जो टारगेट ईयर है, जो भी टारगेट ईयर लाइक 2027 है, सपोज टेकिंग एन एग्जांपल, तो आपके लर्निंग का जो बैच है 2027 का जो ईयर लॉन्ग बैच है, जिसके अंदर वो सारी चीजें हैं लाइक आपकी लाइव क्लासेस प्रॉपरली, आपके मेंस एंड एडवांस लेवल के प्रॉपरली प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड टेस्ट, उसके अलावा आपकी DPPs टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज उनके वीडियो सॉल्यूशंस, मेंटरशिप सेशंस, एवरीथिंग वेल प्लान। तो ये हमारे लर्निंग के बैचेस होते हैं जो 2027 के लिए एनर्जी होता है, 2026 के लिए प्रोडिजी अगर आप 12th में हैं, और ड्रॉपर्स के लिए इन्फिनिटी। तो अगर आप लेते हैं यूनिवर्सल पास तो आपका जो भी टारगेट ईयर है उसके अकॉर्डिंगली आपको लर्निंग का बैच मिलेगा। जैसे आपका JEE का एग्जाम पास में आएगा, रिवीजन बैचेस की एक्सेस आपको अपने आप मिलने लगेगी, अपने आप मिल जाएगी। एंड टेस्ट जैसे JMPP रीलोडेड फॉर सेकंड अटेम्प्ट एंड JEE एडवांस प्रेडिक्टर पेपर फॉर JEE एडवांस, ये पूरा आपको जब तक आपका एडवांस की परीक्षा नहीं आती उस दिन तक हम जो कोर्सेज जो बैचेस लॉन्च करेंगे उसकी एक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन सपोज इफ आप कहेंगे नहीं हम तो ड्रॉपर हैं, हमें तो इन्फिनिटी बैच ज्वाइन करना है सिर्फ, तो इन्फिनिटी में भी आपको वेल स्केड्यूल्ड चीजें मिलेंगी, जैसे प्रॉपर आपकी लाइव क्लासेस हो गई, मेंस एंड एडवांस के प्रॉपरली प्लान्ड एंड स्केड्यूल्ड टेस्ट हो गए, जो कि आपके जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ते जाएगा वो टेस्ट होते जाएंगे, ठीक है। फिर आपके DPPs टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको जो टीचर्स हैं क्लास में आपको होमवर्क देते हैं कि यार ये आज ये टॉपिक कर लिया तो चलो ये DPP करके लाना, DPP के एक सवाल का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और फिर अगला आपका जो भी मेंटरशिप सेशंस हैं, गाइडेंस सेशंस, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, वो सारी चीजें
चीज़ें आपके साथ हम यहाँ पे करेंगे। तो इन्फिनिटी का अगर आप हिस्सा बनते हैं तो ये सारे आपके फीचर्स हैं जो आपको इन्फिनिटी बैच में मिलेंगे। एंड मुझे लगता है कि सफिशिएंट फीचर्स हैं, सफिशिएंट चीज़ें हैं जिससे आप IITian बन सकते हैं यदि आप पूरे तरीके से ईमानदारी से पढ़ाई करें तो। फिर एनर्जी हमारे JEE 2027 के बच्चे जो क्लास 11th में आए हैं और प्रोडिजी जो 12th में आए और साथ में JEE की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उनको पूरी 11th एंड 12th जो है हम इस बैच में पढ़ाएंगे। और ये बाकी जो अभी मैंने इन्फिनिटी के फीचर्स बताए उसी तरीके से लाइव क्लासेस, पोल्स एंड लीडर बोर्ड लाइव, बिल्कुल लाइव क्लास के अंदर पोल्स वगैरह कराई जाती हैं कि आपको ये भी पता लगता है कि जो सवाल आपने सही किया तो कितने परसेंटेज ऑफ बच्चों ने उसको सही किया, यदि आपने गलत किया तो कितनी परसेंटेज बच्चों ने उसे गलत किया। रेगुलर आपके मेंटरशिप सेशंस होते हैं, आपके टीचर्स के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं जो आपको सही दिशा में गाइड करते हैं। कई बार आप लो फील करो या लेस मोटिवेटेड फील करो तो मेंटरशिप सेशंस के द्वारा ना केवल आपको मोटिवेट किया जाता है बल्कि आपको सही दिशा भी दिखाई जाती है, आपको एग्जाम्स के बारे में भी जानकारी दी जाती है, सारी चीजें इसमें होती हैं। एंड फिर देन देयर इज अ डाउट फोरम आल्सो। सो ये सारी चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।